once you define entropy, then you are in a position to define another function of state. That's called the Helmholtz free energy. Helmholtz free energy is defined as the difference of internal energy and the product of entropy into temperature. किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी में से जब आप एंट्रोपी और टेम्परेचर के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास अनदर फंक्शन ऑफ स्टेट आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टेट. ठीक है, ये आपके पास भी एक फंक्शन ऑफ स्टेट होगा, दैट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये फंक्शन ऑफ स्टेट है क्योंकि इसको हम कंपोज कर रहे हैं अनदर फंक्शन ऑफ स्टेट से. यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन ऑफ स्टेट है और एंट्रोपी भी फंक्शन ऑफ स्टेट है. तो अगर आपको सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी पता है, आपको सिस्टम की एंट्रोपी पता है, तो देन वहां से आप उस सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ स्टेट. इसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की टेक्निक्स यूज करके डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं एफ को. ठीक है, अ स्मॉल चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होगा, इसमें स्मॉल चेंज लें, इसका डिफरेंशियल लें, तो चेंज इन एफ किसके इक्वल होगा, डी एफ इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू माइनस चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. तो इसका डिफरेंशियल जब आप लेंगे तो प्रोडक्ट रूल से दोनों पे अप्लाई होगा, टी डी एस माइनस एस टी टी. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास हमें पता है कि वर्क डन उन प्रोसेस के लिए कि जिसमें वो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है. ठीक है, क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस जिनमें स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, उसके लिए जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. ठीक है ना, तो सिर्फ उन प्रोसेस के लिए आप जो है अगेन रीराइट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को. ठीक है, ये उसने सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जस्ट रीराइट किया है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हीट है, चेंज इन हीट दैट इज इक्वल टू टी डी एस माइनस here is the वर्क डन, वो किसके इक्वल है, माइनस पी डी वी. ठीक है, तो डी यू की जो ये वैल्यू है इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें 2.6.8 में. ठीक है, जब इसमें आप इसमें पुट करेंगे यहाँ पे डी यू की ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसमें टी डी एस का फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव साइन के साथ है माइनस टी डी एस. तो आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर रह जाएगा वो चेंज इन एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी. अब देखिए यहाँ से आपके पास जो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, आपने इसको सिंपली क्या किया, रिलेशन ड्राइव किया पार्शियल डेरिवेटिव्स का. ठीक है ना, अब देखिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बेसिकली किसका फंक्शन है, एफ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का. क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पे एस में चेंज नहीं है, पी जो है वो भी फिक्स है. ठीक है, क्या चीज चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है. इसका मतलब है कि एफ में जो चेंज है बेसिकली वो उसमें कौन से चेंजेस इन्वॉल्व हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम की, यानी कि एफ बेसिकली फंक्शन है यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का. तो here f is a function of t and v. ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं f is a function of t and v. अब इसमें सिंपल जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव लें इस f का, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ स्टेट. df लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, पार्शियल f और पार्शियल t एट कांस्टेंट v dt प्लस पार्शियल f और पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv. सिंपल आपने क्वांटिटी थी जो कि आपके पास जिसके जो वेरिएबल्स थे वो टी और वी थे, उनका फंक्शन थी, या उसके आपके समझ जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो टी और वी थे, तो ये आपने उनका उसका सिंपल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया. ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे. अब यहाँ से कंपैरिजन करें, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को कंपेयर करें. ठीक है ना, 2.6.9 और ये इक्वेशन, इन दोनों को देखें कंपेयर करें. जब आप इसको कंपेयर करेंगे इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड पे देखें जब ये इस क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे माइनस एस डी टी इस चीज के इक्वल है, तो ये डी टी तो डी टी से कंपेयर हो गया, तो माइनस एस किसके इक्वल है, बेसिकली यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी के, यानी कि एस किसके इक्वल है, माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी. और सेकंड टर्म को कंपेयर करें तो माइनस पी किसके इक्वल है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी के. ठीक है ना, तो प्रेशर यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी. तो देखिए यहाँ से हम दो क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, उनके फार्मूला हम यहाँ से ड्राइव बेसिकली हम नहीं किए हैं, एंट्रोपी का और प्रेशर का.
partial F or partially change in helpful free energy with respect to टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी पता है, ठीक है, तो उसको आप विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब डिफरेंशिएट करेंगे वाइल कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वहां से आप उस सिस्टम की एंट्रोपी जो है बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्री एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जब उसमें आप चेंज देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वहां से आप उसका प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस रिलेशन से हमने दो क्वांटिटीज के फार्मूलाज ड्राइव किए हैं, एंट्रोपी का और प्रेशर का। अच्छा, अगर हम ये सपोज करें, ये एजर्ट करें कि जो फ्री एनर्जी है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन का मतलब है कि इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें पार्शियल एफ और पार्शियल टी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और पार्शियल एफ और पार्शियल वी को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना, जस्ट हमें ये चेक करना है कि वो एनालिटिकल फंक्शन है। तो देखिए पार्शियल और पार्शियल वी किसका हम ले रहे हैं, पार्शियल एफ और पार्शियल टी का। तो अभी हमने देखा है कि पार्शियल एफ और पार्शियल टी किसके इक्वल है, पार्शियल एफ और पार्शियल टी किसके इक्वल है, एंट्रोपी के, एस के। तो यहाँ पे एस पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल एस और पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी। और यहाँ पे देखें पार्शियल एफ और पार्शियल वी किसके इक्वल है, पार्शियल एफ और पार्शियल वी प्रेशर के इक्वल है। तो P यहाँ पे पुट कर दें, हम P पुट करें तो क्या आ जाएगा, पार्शियल P ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम ये सपोज करें, ये एजर्ट करें कि जो F है वो कोई एनालिटिकल फंक्शन है, तो वहां से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है कि पार्शियल S ओवर पार्शियल V जो है वो किसके इक्वल है, पार्शियल P ओवर पार्शियल T के। यानी कि ये दोनों इक्वेशन की दोनों साइड जो है दूसरे के इक्वल है, ये दोनों रिलेशन जो है दूसरे के इक्वल है। दिस इज वन ऑफ द फोर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में चार बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, ये उन मैक्सवेल इक्वेशन में से एक मैक्सवेल रिलेशन है। ठीक है, now we can define another useful quantity that's called the Gibbs free energy। ठीक है, just like Helmholtz free energy हम एक another quantity जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, फ्री एनर्जी के एक और फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, बेसिकली सिस्टम की एंथैल्पी H माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ठीक है, H माइनस टी एस। F किसके इक्वल था, U माइनस टी एस, यानी कि इंटरनल एनर्जी में से आपने एंट्रोपी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो है सब्ट्रैक्ट करना था। जबकि गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इंथैल्पी में से इस फैक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आपके पास उस सिस्टम की जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट्स कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी। यू कैन डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी एज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड हीट ऑफ द सिस्टम। अ स्मॉल चेंज इन जी कैन बी रिटन एज, अगेन इसमें एक स्मॉल चेंज अगर हम लें जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिया था एफ में स्मॉल चेंज लिया था, ठीक है, इसी तरह से अगर हम जी में स्मॉल चेंज देखते हैं तो देखिए किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। ठीक है, तो एच बेसिकली किसके इक्वल है, हमें पता है एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, ठीक है, यू प्लस पी वी। तो यू प्लस पी वी इसकी वैल्यू पुट करें और उसका देन फर्दर डेरिवेटिव लें। उसको जब आप लेके इसमें पुट करेंगे तो कुछ फैक्टर्स जो है वो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है ना, इजीली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, सिंपली आपने इसको डिफरेंशिएट करना है और उसमें फर्दर फिर आपने एच की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, एच जिसके इक्वल होगा वो पुट करें और देन उसको फिर डिफरेंशिएट करें, तो उसको फिर कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ से अगेन जो है वो जी किसका फंक्शन है, जी जो है वो बेसिकली फंक्शन है टेम्परेचर का और प्रेशर का। ठीक है, एंट्रोपी भी कांस्टेंट है एस, और इधर से वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं है, तो जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेशर है। तो जी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसे हम लिख सकते हैं, लेट्स वी कैन राइट दिस, the Gibbs free energy is a function of T and P like this. G is a function of T and P. Here again, G is a function of state because it's composed of a function of another function of state. यहाँ पे H भी function of state है, enthalpy that is a kind of a form of heat, और जबकि entropy
जो है वो भी आपके पास एक फंक्शन ऑफ स्टेट है। तो दो फंक्शन ऑफ स्टेट का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो भी कोई फंक्शन ऑफ स्टेट होगा। तो हियर जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। So now we can take a small change in G like this. इसका पार्शियल डिफरेंशियल लें, ठीक है। G जो है वो T और P का फंक्शन है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करें विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो पार्शियल डेरिवेटिव इसका लें, पार्शियल G ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट P एंड प्लस पार्शियल G ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट T, ठीक है ना। यानी कि जस्ट लाइक दिस के अपने इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया व्हाइल कीपिंग y कांस्टेंट, देन विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें कीपिंग x कांस्टेंट, ठीक है। ये वही चीज है। नाउ अगेन इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें और उसके बाद ये सपोज करें जस्ट लाइक जैसे हमने ऊपर वाले रिलेशन में किया था कि जो g है वो कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। अगर इसको एनालिटिक फंक्शन कंसिडर करते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा, पहले इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें 2.6.11 और ये इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाएगी, एस किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, ठीक है। इसको साइड पे लिख लें। उसके बाद देन यहाँ से इन इसको कंपेयर करें इन दोनों टर्म्स को, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी के, ठीक है। इसको राइट कर लें साइड पे। अब लेट्स सपोज अभी अगर हम ये आर्गुमेंट लें कि g जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी को अगेन डिफरेंशिएट करें, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पी करना है अब आपने, पार्शियल पी पार्शियल ओवर पार्शियल पी इंटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी। तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी किसके इक्वल था, एस की, ठीक है। वो पुट करें और इधर से पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी जब लेंगे तो वो पुट करें, तो उनको कंपेयर करेंगे जस्ट लाइक जिस तरह से आपने ऊपर किया है, तो आपके पास यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इस रिलेशन की तरह आपके पास another Maxwell relation आ गया, ठीक है। एंड दिस इज द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। नाउ टोटल 4 डिफरेंशियल सॉरी मैक्सवेल इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स की, जिनमें से 2 ये ड्राइव कर दिए हैं, बाकी 2 आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हिंट दे दिया हुआ इन्होंने आपको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, जस्ट आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रीराइट करना है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखिए u किसका फंक्शन है, s का और v का, इसको आप लिख लें, u इज अ फंक्शन ऑफ s एंड v, ठीक है ना। u फंक्शन है s और v का, इसको इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा है g फंक्शन है t और p का, तो यहाँ पे आप लिख लें u फंक्शन है s और v का, उसको फिर आप करें उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव u का लें विद रिस्पेक्ट टू s और v, ठीक है। और उसको फिर उसी तरह से जैसे हमने ये पे कंपैरिजन किया, उन दोनों इक्वेशन को आपने कंपैरिजन करना है और देन फिर सपोज करना है कि यू जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन लगा के जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास इसी किस्म का एक और रिलेशन आ जाएगा, दिस वन, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन वहां से आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल रिलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास कहाँ से आएगी, by taking a small change in the enthalpy of the system। अगर हम ये सपोज करें कि हम सिस्टम की एंथैल्पी में बहुत स्मॉल चेंज ले रहे हैं, तो ये रिलेशन कंसिडर करने से हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रिलेशन लिखें, उस लिखने के बाद देन अब देखें h किसका फंक्शन है, s का और p का, यानी कि h फंक्शन है s का p का, इसका डिफरेंशियल है, ठीक है। इस रिलेशन की तरह लाइक दिस एच का डिफरेंशियल है, ठीक है। डिफरेंशियल लेने के बाद जो आपके पास रिलेशन बनेगा वो उस डिफरेंशियल को और इसको इस इक्वेशन को आपस में कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने के बाद जो रिलेशन आएंगे उसको फिर उस पर कंडीशन लगाएं कि एच जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन लगा के जब कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास ये जो है वो इजीली ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये रिलेशन बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये 4 रिलेशन बेसिकली आपके पास आ जाएंगे। Now the next thing is the कि दो सिस्टम्स लेते हैं और वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हों, तो उनको अगर हम थर्मलाइज करते हैं तो ऐसे सिस्टम
कि जो एंट्रोपी चेंज है वो किस किस्म का होगा। ठीक है, लाइक देखिए, ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं वो नॉर्मली इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, जब आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सिस्टम लेते हैं और उनको फिर देन आप थर्मलाइज करते हैं। थर्मलाइज का करने का मतलब है कि आपने देन उनको कंबाइन कर दिया, उनके दरमियान में थर्मल कांटेक्ट करवाया। थर्मल कांटेक्ट करवाने का मतलब है कि आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और देन इन द एंड जो है वो सिस्टम जो है किसी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, किसी सेम इक्वल टेम्परेचर पे आ गए हैं, उनको आपने थर्मलाइज करा दिया है। तो उस केस में आपके पास उस सिस्टम की जो एंट्रोपी में चेंज है वो किस किस्म का आएगा। आइदर उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, किस किस्म का उसकी एंट्रोपी में जो है वो चेंज आएगा। तो हम ये चीज चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, और दोनों सिस्टम जो है वो इनिशियली किसी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं और हम उनके दरमियान में थर्मल कांटेक्ट करवाते हैं, तो उन दोनों सिस्टम की जो इंडिविजुअल एंट्रोपी चेंजेस हैं वो किस किस्म के होंगे, प्लस जो जो कंबाइंड सिस्टम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है दो सब सिस्टम्स के ऊपर, यानी कि टोटल सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है, यानी कि दोनों सिस्टम की जो ओवरऑल एंट्रोपी में जो टोटल एंट्रोपी में चेंज आया वो क्या है, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो कांस्टेंट है टेम्परेचर। तो उसको हम चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मटेरियल्स हैं, मे बी लेट्स सपोज कि वो कोई कॉपर के ब्लॉक्स हैं आपके पास। ठीक है, दोनों जो है वो उनका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज लेट्स सपोज दैट इज सीवी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में एक का टेम्परेचर जो लेट्स सपोज द फर्स्ट सिस्टम का टेम्परेचर दैट इज 320 के एंड द अदर सिस्टम is at a temperature of 280 Kelvin. ठीक है, the two blocks are thermally isolated. Initially दोनों blocks जो वो thermally isolated हैं। अब then आप क्या करते हैं, then you are placed in thermal contact with each other. आप उनके दरमियान में thermal contact करवाते हैं। ठीक है ना, एक सिस्टम A था इस टेम्परेचर पे है, सिस्टम बी जो था वो इस टेम्परेचर पे। आपने क्या किया, आपने उन दोनों के दरमियान में थर्मल कांटेक्ट करवा दिया। ठीक है, आपने इनके दरमियान में हीट को अलाउ कर दिया कि वो पास करें। नाउ व्हाट विल हैपन, अ हॉटर ब्लॉक लूज हीट टू द कोल्डर बॉडी। ठीक है, जिस ब्लॉक की हीट ज्यादा होगी वो अपनी हीट लूज करेगा कोल्डर बॉडी को, कोल्डर ब्लॉक को। ठीक है, द टोटल इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर टी इज दिस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी उसकी ये होगी। नाउ इंटरनल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, हमें पता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। सो द फाइनल टेम्परेचर द टू सब सिस्टम मस्ट बी 300 के। दोनों सिस्टम लेकिन इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इनका मिड टेम्परेचर क्या बनेगा, तो ये 320 पे है, ये 280 पे है, तो फाइनल दोनों सिस्टम जिस टेम्परेचर पे आ जाएंगे 300 केल्विन पे, यानी कि ये उनका फाइनल टेम्परेचर होगा। दोनों ब्लॉक जो है वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ठीक है, वाटर में से जो एक्स्ट्रा हीट थी वो सारी की सारी उस वक्त तक उसमें से हीट फ्लो करती रही कोल्डर बॉडी में जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं आ जाता। तो जैसे ही दोनों 300 केल्विन टेम्परेचर पे आएंगे दोनों सिस्टम के दरमियान में हीट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी और सिस्टम जो दोनों है एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी, फाइनल टेम्परेचर टी पे आ जाएगी जो कि 300 केल्विन है। नाउ व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द हॉटर बॉडी। हॉटर बॉडी की एंट्रोपी में कितना चेंज है, लेट्स से हम कहते हैं उस बॉडी को, हॉटर बॉडी जो है उसकी एंट्रोपी जो है वो चेंज है दैट इज डेल्टा S1। ठीक है, हमने S1 कह दिया उसको हॉटर बॉडी को। अब देखिए हॉटर बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 320 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 जो है टी आई या T1 जो है दैट इज 320 और TF फाइनल टेम्परेचर उसका क्या है 300 केल्विन। हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर की लिमिट्स पुट कर दी हैं। नाउ हियर हीट क्या है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है CVdT डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ से आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें तो ये तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी वट एवर। अब आपका इसको मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो भी मटेरियल है हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या था, हम उसको एज इट इज रहने देते हैं CV। यहाँ से आप इसका वैल्यू पुट कर दें DT/T है इसका, इसको इंटीग्रेट करें क्या आ जाएगा लॉग ऑफ टी। ठीक है, उसमें लिमिट्स पुट करें तो ये पास आ जाएगा लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है ना, ये आपके पास आ गई चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द हॉटर बॉडी। देखिए इसको सॉल्व करें, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ 320, तो ये आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, इसको लॉग को जब सॉल्व करेंगे दिस माइनस दिस है, ये हायर वैल्यू नीचे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसका नेचुरल लॉग लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है ना, इसका यहाँ इसका मतलब है कि इस सिस्टम की देखिए नेगेटिव आने का मतलब है कि इट डिक्रीजेज इट्स एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी जो है डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज इट लूजेस हीट।
वो हीट को लूज कर रहा है, इस हॉटर बॉडी में से हीट जो है वो निकली है, तो जिस बॉडी में से हीट निकलती है उसकी एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है ना, उसकी हीट निकल रही है, हीट डिक्रीज, उसने हीट लूज की है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी। नाउ व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कॉल्डर बॉडी, कॉल्डर बॉडी का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, लेट्स से कि उसका जो हमने कहा एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस टू, ठीक है। अब देखें कोल्डर बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था 280 केल्विन, 280 केल्विन, फाइनल क्या है 300 केल्विन, क्योंकि फाइनल दोनों का इक्वल है, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए थे तो फाइनल दोनों का इक्वल है 300। ये पुट किया, अगेन आपने इनका लॉग ले लिया, इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए हल करें, इसको आप सॉल्व कर लें, नेचुरल लॉग लें, लॉग ऑफ 300 माइनस लॉग ऑफ 280, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द कॉल्डर बॉडी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज हो रही है, हॉटर बॉडी की एंट्रोपी जो थी वो डिक्रीज हो रही थी, जबकि कोल्डर बॉडी की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? हॉटर बॉडी ने वो हीट लूज की थी, इसलिए उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई, जबकि कोल्डर बॉडी ने हीट गेन की है, उसके अंदर हीट गई है, उसका एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है उसकी एंट्रोपी। नाउ व्हाट विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द कंबाइंड सिस्टम यानी कि कंबाइंड सिस्टम बता दें कि दोनों सिस्टम का जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस टोटल जो है वो किसके इक्वल होगा, change in entropy of system 1 in cold hotter body plus change in entropy of the system 2 like mean colder body, ठीक है ना। दोनों के एंट्रोपी चेंज को ऐड करें तो किसके क्या आएगा, इनको ऐड करें, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, अगेन ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, वॉट एवर जो भी उसकी वैल्यू है, लेकिन ये ओवरऑल जो है ये आंसर आपके पास जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, डेल्टा एस आपके पास आया पॉजिटिव, यानी कि जो कंबाइंड सिस्टम था उसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि ओवरऑल उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज की है, ठीक है, ओवरऑल उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। तो ये प्रोसेस क्या था, इरिवर्सिबल प्रोसेस था, ठीक है। तो यूनिवर्स में जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस दे लीड टू एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, तमाम इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। ऑल दो एक सिस्टम की एंट्रोपी देखें डिक्रीज करी थी, दूसरी की इंक्रीज करी थी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिविजुअल सिस्टम की में से किसी एक की इंक्रीज करे, किसी दूसरे की डिक्रीज करे, क्योंकि ज़ाहिर है जिस सिस्टम में से हीट निकलेगी उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी और जिसमें जाएगी उसकी इंक्रीज करेगी। लेकिन याद रखें हमेशा किसी भी कॉम्पोजिट सिस्टम की, जो कॉम्पोजिट सिस्टम होते हैं और इरिवर्सिबल सिस्टम होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है, कभी भी डिक्रीज नहीं करती।